हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे गेट सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर है 2000 से 2020 तक का 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इसका ये पार्ट 15 होगा। इस वीडियो हम कवर करेंगे 2006 का पेपर जो हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द सरफेस टू बी कॉल्ड एज ए फ्री सरफेस। देखिए फ्री सरफेस पे क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जीरो होता है, तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। उसका दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा में मोहर सर्कल फॉर द स्टेट ऑफ स्ट्रेस डिफाइन एज, तो देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया है ये सिग्मा एक्स का वैल्यू है, ये टॉ एक्स वाई का वैल्यू है, और ये क्या सिग्मा वाई का वैल्यू है, ये है टॉ वाई एक्स का वैल्यू। ठीक है, यदि इसका हम डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी सिग्मा एक्स इक्वल टू 30 और सिग्मा वाई इक्वल टू 30। ठीक है, और यहाँ पे टॉ जो एक्स वाई का वैल्यू है ये क्या है, जीरो है। तो देखिए जब एक्स डायरेक्शन में 30 हो, वाई डायरेक्शन में 30 हो, तो जब इसका मोहर सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बनता है, एक पॉइंट बनता है। ठीक है, जो 30 डिस्टेंस पे यहाँ पे बनेगा जो एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई डायरेक्शन में जीरो है, तो यहाँ पे यदि इसका सेंटर देखें तो 30 एंड जीरो होगा। ठीक है, जब यहाँ पे एक पॉइंट बनता है तो रेडियस क्या होता है, जीरो होता है, तो दूसरा का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सेंटर एट 30 जीरो एंड जीरो क्या हो जाएगा, रेडियस। उसके बाद थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में द बकलिंग लॉट P इक्वल टू PCR फॉर द कॉलम ए बी, द फिगर एज KT अप्रोचेज इन्फिनिटी बिकम पाई स्क्वायर EI बाई एल स्क्वायर वेयर अल्फा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अल्फा जो दिखा रही है अल्फा इंटू दिखा रहा है पाई स्क्वायर EI बट्टे एल स्क्वायर में। ठीक है, हमको अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो केस है, नीचे क्या है, स्प्रिंग में स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा जब उसमें ऊपर में जो क्या है सिर्फ मूवमेंट अपर डायरेक्शन में रहेगा, साइड डायरेक्शन में नहीं होगा। तो इस केस में जो एल इफेक्टिव का वैल्यू होता है ये L/2 के बराबर होता है। ठीक है, जब L/2 के बराबर होगा तो यदि इसका हम बकलिंग लॉट निकालेंगे तो बकलिंग लॉट का जो फार्मूला होता है ये होता है पाई स्क्वायर EI बट्टे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, एल इफेक्टिव का स्क्वायर, यहाँ पे एल इफेक्टिव इक्वल टू कितना है, L/2 है। L/2 का यदि हम स्क्वायर कर देंगे इसके जगह तो ये हो जाएगा नीचे 4 और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी हम यहाँ पे बकलिंग लॉट देखें PB इक्वल टू 4 इंटू पाई स्क्वायर EI बट्टे एल इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीपल में अल्फ़ा है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है हमको अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो थर्ड का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका 4 नंबर देखेंगे। 4 में a long shaft of diameter d is subjected to a twisting moment T at the end, the maximum normal stress acting on its cross section is equal to, देखिए इस केस में हम बात करते हैं तो इसका रिलेशन देखते हैं, टॉ बट्टे आर यहाँ पे टी बट्टे जे इक्वल टू होता है कितना, जी थीटा बटे एल। तो इस केस में देखें तो यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस जो इस सेक्शन में होता है ये क्या होता है, जीरो होता है। तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्ट्रेस का जिक्र नहीं होता है। उसके बाद 5 नंबर देखेंगे। 5 में इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट FCK इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट बी मोर देन 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल द एक्सप्रेशन फॉर FCK इन टर्म ऑफ मीन स्ट्रेंथ FM एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एस्ट वुड बी। देखिए यदि इसका हम फ्रीक्वेंसी और वेरिएशन का डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो इस टाइप से बनेगा तो यहाँ पे ये जो मिडिल पॉइंट होता है FM बोलते हैं, जो मीन स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, और इधर का पार्ट 50% होता है, 50% होता है, और यहाँ पे F कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जो 5% से लेस होता है। तो यहाँ जो ये वैल्यू की बात करता है तो ये जो होता है 50% ऑफ FCK जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये क्या होता है, मीन स्ट्रेंथ के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे यही पूछ रहा है हमको, जो 50% ऑफ टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल द एक्सप्रेशन ऑफ FCK इन टर्म ऑफ मीन स्ट्रेंथ, तो ये क्या होगा, FM के बराबर होगा। तो यहाँ पे 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये होगा सी। उसका 6 नंबर देखेंगे। 6 में द रेंज ऑफ वाइड रेशियो बिटवीन द विच क्विक सैंड कंडीशन अकर्स इन कोहेशन लेस ग्रेनुअल सॉइल डिपॉजिट। ठीक है, तो देखिए इसमें जब क्विक सैंड कंडीशन के केस में बात करता है तो इस केस में हम क्या करते हैं, IC इक्वल टू जो क्रिटिकल ग्रेडियंट है उसको हम क्या करते हैं 1 मानते हैं, और G का वैल्यू जो है 2.65 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं IC इक्वल टू G-1 बट्टे 1 प्लस ई होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको जी का वैल्यू पुट कर देंगे, आई का वैल्यू पुट कर देंगे, ई का जो वैल्यू आता है तो ये आता है 0.65। तो ये जो रेंज होता है 0.6 से 0.7 के बीच में, तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट में फिगर गिवन बिलो द शो इन ए स्मूथ वर्टिकल ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल with cohesionless soil backfill having an angle of internal friction in the graphical representation of the Rankine active earth pressure for the retaining wall shown in the figure। इसमें पूछ रहा है लेंथ OP रिप्रेजेंट है, तो लेंथ जो है ये OP ये जो रिप्रेजेंट करता है ये करता है वर्टिकल स्ट्रेस एट द बेस को, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू द कंटेक्स्ट ऑफ द कैपिलरी प्रेशर इन सॉइल। तो देखिए 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कैपिलरी प्रेशर इन लेस होता है, लेस यानी निग्लिजिबल के बराबर होता है कोर्स ग्रेन सॉइल में, और ज़्यादा किस में होता है, मैक्सिमम होता है फाइन ग्रेन सॉइल में, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 9 देखेंगे 9 में ए चैनल विथ ए माइल्ड स्लोप इज फॉलो बाय हॉरिजॉन्टल स्लोप एंड द स्टीप चैनल वाट ग्रेजुअली वैरिड फ्लो प्रोफाइल विल अकर्स। देखिए इसका जो हम डायग्राम यदि देखते हैं तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए यहाँ पे जैसे हम माइल्ड स्लोप का ले लिए डायग्राम, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का ले लिए और यहाँ पे स्टीप का ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका हम देखेंगे तो सब में CDL क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, CDL सब में सेम ही होता है CDL लाइन। तो यहाँ पे हो गया M1 और यहाँ पे होगा NDL लाइन जो नॉर्मल डेप्थ लाइन बोलते हैं, और ये होता है क्रिटिकल डेप्थ लाइन, ठीक है। तो यहाँ जो हो गया तो ये हो गया M2 और ये हो गया M1, ठीक है। यहाँ पे देखिए H2 होगा और ये होगा H1, क्योंकि यहाँ पे H3 होगा और यहाँ पे क्या होगा M3 होगा, M2 होगा और यहाँ ऊपर में क्या होगा M1 होगा। तो देखिए यहाँ पे जो H1 का जो वैल्यू होता है ये इनफाइनाइट पे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए हम H2 से डिनोट किए हैं, और NDL लाइन जो इनफाइनाइट पे रहता है इसीलिए H1 को हम यहाँ पे डिनोट नहीं किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो NDL लाइन होता है ये क्या होता है, इसके नीचे होता है, CDL लाइन के नीचे होता है स्टिप में, ठीक है। ये स्टिप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये माइल्ड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको केस बोल रहा है जब माइल्ड स्लोप फॉलो करेगा हॉरिजॉन्टल को रहेगा स्टिप को, तो यहाँ पे देखिए माइल्ड से जो वैल्यू जाएगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल से जो होता है स्टिप में क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से डायग्राम बनेगा, ठीक है। जब इस टाइप से बनेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे S2 होगा, ये क्या था S3 था और यहाँ पे S1 था। तो ये जो लाइक करता है M1 में और यहाँ पे S2 में और यहाँ पे S2 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का ये हो जाएगा M1 H2 और S2, M1 H2 और S2। तो इसका सही ऑप्शन हो गया B। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट द पाइपिंग फेल्योर with a factor of safety of 5, what should be the maximum permissible exit gradient for the soil with a specific gravity of 2.5 and porosity of 0.35। देखिए यहाँ पे एग्जिट ग्रेडियंट जो होता है आई डेल्टा यदि हम मान लेते हैं तो ये जो वैल्यू होता है IC क्रिटिकल ग्रेडियंट बच्चे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यहाँ पे मेन रूप से हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो हमको यहाँ पे दिया ही हुआ है 5 और IC मेन रह गया निकालने के लिए। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेंगे G-1 और 1 - n जो पोरोसिटी का वैल्यू है। यहाँ पे हम n का वैल्यू पुट कर देंगे पोरोसिटी का और g का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो हमको क्रिटिकल ग्रेडियंट जो निकल के आएगा या एग्जिट ग्रेडियंट जो निकल के आएगा ये आएगा 0.197, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका रिलेटेड वैल्यू है ये है c यानी 0.195। तो 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा c। उसके बाद 11 देखेंगे। 1 सेकेंड सेम वैल्यू है। उसके बाद हम 12 देखेंगे क्योंकि 11 दो को सेम था। तो 12 में आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप इंक्रीज विथ। तो देखिए स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप जो रिलेटेड होता है जो NS = होता है n√Q/H⁴। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द पंप। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है तो 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग हेड दिया हुआ है जबकि स्पेसिफिक स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो यह क्या होगा डिक्रीजिंग इन हेड होगा। तो 12 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया डी। उसके बाद 13 है। 13 में दिया हुआ है फॉर द स्टेडी फ्लो इन टू ए फुल पेंट्रेशन वेल इन ए कन्फाइंड एक्वाफर द ड्रॉडाउन
at a radial distance of R1 and R2 from the well having measurement as S1 S2 respectively for the pumping rate Q, the transmissivity of the aquifer equal to। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं Q इक्वल टू, जब कन्फाइंड एक्वाफर की बात कर रहा है तो ये होता है 2 पाई KB इंटू S1 माइनस S2 बटे ln R2 बटे R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जानते हैं ट्रांसमिसिविटी का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू KB। ठीक है, यहाँ पे यदि हम KH या KB बोलें तो KB हो गया, तो इसके इक्वल टू हम T लिख सकते हैं। जब हम T का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा Q इंटू ln R2 बाई R1 आप बट्टे यहाँ पे 2 पाई इंटू S1 माइनस S2 आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 13 का A। उसका 14 नंबर देखेंगे। 14 में है determine the BOD5 of the waste water sample 5, 10 and 50 ml aliquots of the waste water were dilute to 300 ml and incubated at the 20 degree Celsius in the BOD bottle to 5 day। यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3 का। इसका है वेस्ट वाटर वॉल्यूम 5, 10 और 50। इनिशियल BOD डिजॉल्व ऑक्सीजन है मिलीग्राम में 9.2, 9.1 और 8.4। डिजॉल्व ऑक्सीजन आफ्टर 5 डे 6.9, 4.4 और 0। तो देखिए इसमें पूछ रहा है हमको बेस्ड ऑन द डाटा एवरेज BOD ऑफ द वेस्ट वाटर इज इक्वल टू। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, जिसका यदि 5 डे BOD फाइनल जो 0 दिया होगा, ठीक है, तो ये इनसफिशिएंट डाटा होता है, तो इसका हम वैल्यू क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, इसका वैल्यू हम हटा देंगे तो मेरे पास बचा 5 ml क्या वेस्ट वाटर है और 10 ml है। तो दोनों का केस के निकाल के इसको क्या करेंगे, हम 2 से भागा दे देंगे। तो इसका जो यदि वैल्यू निकालें तो ये जो आएगा पहला है 9 इनिशियल होता है, इनिशियल 9.2 माइनस 6.9 इंटू कितना 300 ml। तो 300 में कितना है 5 ml है, मतलब वेस्ट वाटर 5 कर देंगे, प्लस जो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 9.1 माइनस 4.4 है, तो 9.1 कर देंगे माइनस 4.4 कर देंगे, और ये कितना है इंटू 300 में 10 ml वेस्ट वाटर है, 10 से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड वाला तो यहाँ पे फाइनल 0 दिया हुआ था, इनसफिशिएंट डाटा है, तो दोनों को सम करके यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 14 का, ये जो सही आ जाएगा ए, यानी 139.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, उसका 15 नंबर देखेंगे। 15 में द कम्युलेटिव नॉइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एट ए सर्टेन लोकेशन इज गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, द वैल्यू ऑफ L40 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको पूछ रहा है नॉइज लेवल डीबी में पूछने के लिए, जब 40 होगा, यहाँ 0 से गया है 100 तक, यहाँ 50 से गया है 100 तक। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पे 40 है और यहाँ पे हम x मान लेते हैं। तो यदि हम इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। देखिए इस डायग्राम का यदि हम डाटा ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा कितना, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे कितना है x मान लिए हैं, तो ये जो आएगा 100, यहाँ पे 100 है, ये है 0 माइनस 0 बट्टे यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, तो 100 माइनस 50, और यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे कितना लेंगे 40 माइनस 0, यानी 40 माइनस 0, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है x, और 100 का देखेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस x। तो यहाँ जो हम सॉल्व करके x का जो वैल्यू निकालेंगे ये आएगा 80 dB। ठीक है, तो 15 का सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे। 16 में a synthetic sample of water is prepared by adding 100 milligram kaolinite, a clay minerals, 200 milligram glucose, 168 milligram NaCl, 120 milligram MgSO4 and 11 milligram CaCl2 to 1 liter of pure water. The concentration of total solid and fixed dissolved solid respectively the solution in milligram are equal to। देखिए यहाँ पे यदि हम टोटल सॉलिड निकालें तो टोटल सॉलिड जितना हमको दिया हुआ है, ठीक है, सबका हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो ये यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, टोटल सॉलिड निकल जाएगा। यानी टोटल सॉलिड निकालेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 200 प्लस यहाँ पे होगा 168 प्लस 120 प्लस यहाँ पे 111, तो ये जो निकल के आएगा वैल्यू ये हो जाएगा 699। ठीक है, 699। ठीक है, तो ये जो मेरा आ गया कितना, टोटल सॉलिड।
जब हमको फिक्स डिजॉल्व सॉलिड की बात कर रहा है तो फिक्स डिजॉल्व सॉलिड का जो फार्मूला देखेंगे तो ये होता है टोटल सॉलिड माइनस यहाँ पे होता है सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है क्ले मिनरल जो है कैल्यूनाइट है और यहाँ पे ग्लूकोज है, ये दोनों का क्या किया जाता है जो सस्पेंडेड मिनरल्स में सस्पेंडेड सॉलिड में काउंट किया जाता है। तो हम क्या करेंगे जितना वो 699 आया उसमें से 300 घटा देंगे दोनों को। तो यदि दोनों घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 399 आ जाएगा। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो गया 699 और 399, तो 16 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। ठीक है, उसके बाद है 17 में इफ़ एग्रीगेट साइज ऑफ 50 से 40 mm to be tested to find out the portion of the elongated aggregate using length gauge, the slot length of the gauge should be। तो देखिए elongated aggregate जो हम निकालते हैं ये होता है 1.8 टाइम्स देन द मीन साइज। तो मीन साइज का 1.8 टाइम होता है। तो यहाँ पे यदि हम मीन इसका निकालें तो यदि 1.8 इंटू 50 प्लस 40/2 कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आ जाएगा 1.8 इंटू 45, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 81। तो 17 का सही ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद 18 नंबर देखेंगे। 18 में नेम द ट्रैफिक सर्वे डाटा विच इज प्लॉटेड बाय द मीन ऑफ डिजायर्ड लाइन। तो डिजायर्ड लाइन जो ड्रॉ किया जाता है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन के लिए, तो 18 का सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 है इन केस ऑफ द गवर्निंग इक्वेशन ऑफ फॉर कैलकुलेटिंग व्हील लोड स्ट्रेस यूजिंग वेस्टरगार्ड अप्रोच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड। यहाँ पे देखिए लॉर्ड स्ट्रेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हील लोड। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि लॉर्ड स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है व्हील लोड का, और मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द लॉर्ड स्ट्रेस कैलकुलेशन। तो ये सही है। तो 19 का जो सही ऑप्शन देखेंगे तो ये हो जाएगा डी, यानी 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। ठीक है, तो चलिए ये सेट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।